Insurance, a definition and statement. Health insurance is a type of a insurance coverage that cover the cost of an insured individual's medical and surgical expenses. This is a contract between insured, also known as policyholder, and the insurer, known as insurance company, that requires the health insurer to pay the insured healthcare cost in exchange of इंश्योरेंस प्रीमियम। स्वास्थ्य बीमा एक अनुबंध है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के बीमार होने पर चिकित्सा संबंधी खर्चों का भुगतान करती है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने, उपचार, सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण आदि से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए इंश्योरेंस कंपनी ये व्यवस्था करती है। इसके लिए पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी को समय से प्रीमियम देना होता है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत आप पति पत्नी, आश्रित माता पिता, आश्रित बच्चों को इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक तरफ पॉलिसी होल्डर होता है और दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रिवेंट यू एंड योर फैमिली फ्रॉम सफरिंग अ फाइनेंशियल लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, इलनेस और डिसेबिलिटी। स्वास्थ्य बीमा लेने से पॉलिसी होल्डर अपने परिवार की चिकित्सा संबंधी वित्तीय हानि होने से बचाव कर सकता है। Now we take an example where a person is having a salary package of 6 lakh per annum, age is 22 years. He needs a health insurance plan for 5 lakh rupees. Then question arises, what would be a annual premium? हम एक उदाहरण ले रहे हैं जहाँ पे एक व्यक्ति को एक स्वास्थ्य बीमा की ज़रूरत है जिसकी बीमित राशि 5 लाख है, उसकी आयु 22 वर्ष और उसका सालाना सैलरी पैकेज 6 लाख है। प्रश्न उठता है कि इसका कितना प्रीमियम चार्ज होगा। ये सालाना भी हो सकता है और मासिक भी हो सकता है। आप जान के आश्चर्यचकित होंगे, मात्र 583 रुपये प्रति महीना देके ये व्यक्ति अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकता है, जो कि अमूमन साल की करीब 7,000 रुपये बीमा राशि पड़ती है। दिस पर्सन कैन टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन अ प्रीमियम ऑफ 583 रुपीज़ पर मंथ और approximately 6,990 rupees and can insure his health by 5 lakh rupees. Pretty interesting. Now starting with the health insurance history and evolution, Mediclaim insurance policy was initially launched in November 1986 by all the 4 public sector insurance companies simultaneously. सर्वप्रथम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भारत में नवंबर 1986 में आई थी, जो कि गवर्नमेंट कंपनियों के द्वारा जारी की गई थी। फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट्स इन 1999, IRDA was constituted as an autonomous body to regulate and develop the insurance industry. मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1999 में IRDA का गठन हुआ। यह संस्था बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के लिए हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। The IRDA opened up the market in August 2000 for private players. Foreign companies were allowed FDI up to 26%, which is now enhanced to 49%. भारत सरकार ने अगस्त 2000 में बीमा क्षेत्र प्राइवेट प्लेयर्स के लिए के द्वार ओपन कर दिए थे, जिसमें FDI जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हिंदी में इसको प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश कहते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में 26% था, जो कि आगे बढ़ के सन 2014 में 49% हो गया। एंड करंटली FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएट इज 100%। कुछ क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स की कैटेगरी में इस समय FDI लिमिट 100% कर दी गई है। About the current scenario, health insurance sector in India, we will be talking about the registered insurers in India. In life insurance segment, we have 1 public sector, 23 private sector companies, so total it became 24. In general insurance segment, we have 6 public sector companies, and in private sector we have 21. So total general insurance company operating in India is 27 in number.
Then comes the standalone health insurance company category, in which seven private players are there. In reinsurance segment, we have one government, that is GIC, and 11 private sector players are there. So it became total 12. And in totality, you can see that in PSU sector we have 8 companies, and in private we have 62, and total we have 70. अगर हम रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी की बात करें भारत में, तो इस समय लाइफ क्षेत्र में 24, जनरल में 27, स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी में 7, री इंश्योरेंस कैटेगरी में 12, और कुल मिला के 8 गवर्नमेंट सेक्टर की 62 प्राइवेट क्षेत्र से, और टोटल अगर हम देखें तो 70 इंश्योरेंस कंपनियां इस समय बीमा क्षेत्र में भारत में काम कर रही हैं। इससे पता चलता है कि इस समय इस क्षेत्र से जुड़ने वाले व्यक्तियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ छुपी हुई है, और अभी और इंश्योरेंस कंपनियां भी इस क्षेत्र में आना चाहती हैं। We will talk about the standalone health insurance category. Now in this we have 7 standalone health insurance companies operating in India. First is Star Health Insurance and Allied Insurance. Then we have HDFC Ergo Health Insurance Company, that was earlier known as Apollo Mimic Health Insurance. Then we have Max Bupa Health Insurance Company. Fourth, we have Care Health Insurance. Earlier it was known as Religare Health Insurance Company Limited. Then we have Manipal Cigna Health Insurance Company, previously known as Cigna TTK. Then we have Aditya Birla Health. Then we have Reliance Health Insurance Company. They are the specialized insurance company who are working into health insurance. ये 7 स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कैटेगरी में आती हैं। इन कंपनी की खास तौर पे ये हेल्थ इंश्योरेंस में बिजनेस करती हैं। इसके अलावा ये क्रिटिकल इलनेस, पर्सनल एक्सीडेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचती हैं। If we talk about the general and health insurance gross direct premium underwritten, this data has been taken from IRDA annual report 2018-19. You can just see that out of the total premium collected in general insurance segment, we have 38% in the motor insurance segment, then 30% health insurance segment, then we have fire with 7%, marine with 2%, and other crop and other miscellaneous insurance come out to be 23%. So you can see such a big growth that it comes second, and major chunk of that business in non-life is being collected by health insurance. आप इसे देख सकते हैं कि इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रोथ प्रीमियम कलेक्ट करने में जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में दिखती है, और अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें संभावनाएं हैं सुधार की। बहुत ही बड़ी अनटैप्ड मार्केट है, तो इस प्रकार से ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में हैं। Now we can see that there is a trend in health insurance premium over the past few years. So this is a data again taken from IRD annual report 2018-19. You can see that in last 5 years there has been tremendous increase in the growth in the health insurance segment. If we talk about the growth in premium collection, you can see that in 2014-15, 20,096 crore rupees were collected in form of premium. And if we talk about 18-19 report, it has enhanced to 44,873 with an annual growth rate of 21.2%. And also you can see that in private and standalone health insurance company combined have a market share of 48%, and 52% lies with the public sector general insurance companies. आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि IRD एनुअल रिपोर्ट 2018-19 का डेटा है, जिसमें प्राइवेट क्षेत्र में बीमा में जो कंपनियां काम कर रही हैं और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही हैं, उनका कुल प्रतिशत प्रीमियम कलेक्शन में 48% है, और पब्लिक सेक्टर का 52% है। अगर प्रीमियम की ग्रोथ देखें तो 2014-15 में जहां 20,096 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे, वहीं बढ़ के वो 18-19 में 44,883 रुपये हो गए, और अभी अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 21.2% है। Now next, who are the key stakeholders in health insurance category? We have insurance company, then we have customer, third party administrator, healthcare provider, IRDA and insurance ombudsman, agent, brokers and other distribution channel. इसमें जो की स्टेक होल्डर हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में जो की स्टेक होल्डर है, भागीदारी जिनकी बहुत ज़्यादा है और सुनिश्चित करते हैं कि इस क्षेत्र में ग्रोथ बढ़े, वो इनकी भागीदारी इस रूप में है।
Then coming the classification of health insurance products. In this, there is a broad classification. We have three category. One is indemnity, which is the bulk of health insurance market right now in India. Then comes the fixed benefit, that is hospital cash. It's a fixed sum which is given to the policyholder on some specified event. Then we have critical illness, that is a fixed benefit plan. The difference between indemnity and fixed benefit means that, say for example, you have taken a 5 lakh sum insured policy and your medical expenses are 2 lakh rupees. So in that case, you will get only up to 2 lakhs only, nothing more than that according to the indemnity plan, and health insurance is a part of indemnity plans. Talking about fixed benefit, like in critical illness, there are major illness which are covered under that policy. If any critical illness happen, then the full sum insured is paid to the policy holder. अगर हम इंडेमनिटी और फिक्स्ड बेनिफिट प्लान की अगर डिफरेंशिएट करें तो उसमें पता चलेगा कि इंडेमनिटी में जितना खर्चा हुआ है उतना ही पॉलिसी धारक को मिलेगा, लेकिन फिक्स बेनिफिट का मतलब अगर कोई ऐसी इवेंट होती है या कोई ऐसी डिजीज होती है, जैसे ही उसका डायग्नोज होता है तो पूरी की पूरी जो बीमित राशि है वो पॉलिसी होल्डर को या उसके नॉमिनी को दे दी जाएगी। तो मुख्यतः ब्रॉड क्लासिफिकेशन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की ये है। Now next is classification of health insurance products. So we have individual cover, we have group cover, we have mass policies. In individual cover, we can see that both individual and family floater policies are being sold in India, that anyone can take from insurance company, general insurance or standalone health insurance company. Group cover is also known as, say, corporate policy. So corporate lines covering employees are covered under this group cover. Then we have mass policies. These are the government sponsored schemes. It may be centrally sponsored scheme by government of India, or it may be even the state. So they can have a collaboration also, it can be exclusive also. जो क्लासिफिकेशन अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मुख्यतः तीन प्रकार की है। एक इंडिविजुअल कवर है जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है, उसकी एक बीमित राशि रहेगी और समय अवधि के अनुसार वो उसमें लाभ प्राप्त कर सकता है। वो चाहे तो अपनी फैमिली को भी एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस की लेके वो कवर कर सकता है। दूसरी जो ग्रुप कवर है, ये कॉरपोरेट कवर भी कहा जाता है, जिसमें एक कंपनी होती है, कंपनी का जो मुखिया होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है जिसमें सभी कवर हो सकते हैं। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम बहुत ही कम होता है, एक्सक्लूजन भी बहुत कम रहते हैं, वेटिंग पीरियड नहीं रहता है, तो इसमें ज़्यादा फायदा रहता है ग्रुप पॉलिसी में। तो इस प्रकार की भी एक व्यवस्था है जिसमें लोग कवर हो सकते हैं जो कंपनी में काम करते हैं। मास पॉलिसी तीसरी कैटेगरी है जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। ये कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट संचालित करती है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट, कई बार दोनों में एक कोलैबोरेशन होता है, उसके तहत ही की जाती है। अगर मैं इसके एग्जांपल दूं तो पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जो इस समय आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत, जो कि बहुत अच्छी योजना है, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित है। So in mass policies, you can see that government-sponsored scheme. We can have an example of Rashtriya Swasthya Bima Yojana that was previously very popular, and now we have a Ayushman Bharat scheme being run by the central government, in which 5 lakh sum insured is being, say, given to the masses. Now, the different type of a cover or a type of health insurance plans which we are having, we can have, say, individual plan, we have family floater plan, we have senior citizen plan, a group insurance plan, disease specific plan, critical illness plan. Now, most popular are individual and family floater. Then we can have a policy for senior citizen who are more than 60 years of age. Now in this, we can have a group insurance plan also that we have already discussed. Disease specific, some disease specific policies are also being issued by different insurance company. We also have a critical illness plan. So जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर विभिन्न प्रकार के जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध हैं भारतीय बीमा क्षेत्र में, उसमें इंडिविजुअल प्लान है, फैमिली फ्लोटर है जिसमें पूरी फैमिली को वो कवर कर सकता है। जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी पॉलिसी स्पेशल बनी हुई है जो कि डिफरेंट कंपनीज उसको जारी करती हैं, जिससे वो लाभ उठा सकते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस प्लान भी सभी कंपनियां इस पर फोकस करती हैं। कुछ डिसीज स्पेसिफिक प्लान लाइक कोरोना, से डेंगू,
डायबिटीज, इस टाइप के भी स्पेशली प्लान बनाए गए हैं जो कि इस विशेष वर्ग वालों के लिए हैं जिनको इस प्रकार की डिजीज हो सकती है। क्रिटिकल इलनेस प्लान एक गंभीर बीमारियों से रिलेटेड प्लान है जिसमें कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, अगर वो डायग्नोस होती है तो पूरी बीमित राशि उसको या उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। तो मुख्यतः इसी प्रकार के इंश्योरेंस प्लान जारी किए जाते हैं सभी कंपनीज के द्वारा। Then we will talk about the individual and family floater insurance plan, because it is like many times that people get confused at should they purchase. Is it a individual policy or a family floater? So in this I want to tell you that individual policy simply means that if say I want to take an insurance policy, so I am paying the premium and there is a sum insured, say 5 lakh rupees within 1 year. If anything related to illness, disease, accident comes, then it will be paid to me. Now, but if we talk about the family floater health insurance plan, here the full family is covered. Say in this case, you can see that 4 people are there. So in that whole 1 year, that is a policy period, if 5 lakh rupees is there, so within that 1 year, any 1, 2, 3, 4 or all collectively 4 can have a claim multiple in that particular year up to 5 lakh rupees. So this is family floater. So what is the difference? In individual policy, even a family can have an individual policy cover in which every individual in a family will have an individual sum insured. The only disadvantage, if any member needs more insurance, if that is exhausted, they cannot claim the policy sum insured of a other member. इसका डिफरेंस अगर हम जाने तो इंडिविजुअल पॉलिसी होता है कि अगर एक बंदा है जिसने व्यक्ति ने अपना पॉलिसी लिया है और उसमें उसकी बीमित राशि 5 लाख रुपए और 1 साल के लिए जारी होती है, तो वो उस तक उसका लाभ ले सकता है। लेकिन फैमिली फ्लोटर में एक राशि बीमित राशि होती है जो कि उस पूरे साल भर में चारों मेंबर्स, इस एग्जाम्पल अगर हम 4 मेंबर्स का लें तो उसके ऊपर रहती है, और कोई भी बंदा 1, 2, 3, 4 या चारों मिलके 5 लाख तक का उस साल वो लाभ उठा सकते हैं। फैमिली को भी इंडिविजुअल कवर मिल जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर उस एक व्यक्ति का उस फैमिली में अगर सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो वो दूसरे का सम इंश्योर्ड नहीं ले सकता। So these are the very popular policy, that is individual and family floater. Then the next comes the type of health insurance claim. So this is very lucrative. Everybody asks when it comes to health insurance that do you provide cashless? So the answer to this query is that yes, all the health insurance companies or our general insurance company who are into health insurance segment, they have a facility of giving a cashless, right? So what is the difference between cashless and reimbursement? Now in this you can see that in cashless means that if you go to a network hospital and you are admitted in that hospital, so up to the sum insured and the terms and condition of the policy, you will avail a cashless treatment over there. What is reimbursement? Reimbursement means when you go to a non-network hospital where you get yourself admitted over there, but at last when the discharge comes, you need to pay all the bills, but collect all the documents and bills, submit to the TP or in-house TP of insurance company, and this is how the claim amount will come after some time period. But the most popular is cashless one. अगर हम बात करें कि जो कैशलेस है रीइंबर्समेंट में क्या अंतर है, कैशलेस का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति जो इंश्योर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक नेटवर्क अस्पताल में जाता है, नेटवर्क अस्पताल उस इंश्योरेंस कंपनी करार करता है कि उनके अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर उनके आते हैं तो उनको कैशलेस जारी करेगा। और अगर रीइंबर्समेंट में वो एक ऐसे नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है जिसमें कोई करार नहीं होता किसी टीपी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, उस दृष्टि में वो अपने सारे बिल्स पे करेगा, इसके साथ साथ वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, बिल्स इकट्ठा करेगा और इंश्योरेंस कंपनी को देगा। इस प्रकार से उसको भुगतान मिलता है, इसे हम रीइंबर्समेंट कहते हैं। Some common terminology, because we are talking about scope and opportunity, so each one of us should know that what are the important terms we should know, because there is a lot of mis-selling in health insurance segment. So we should be a aware customer. We should do some homework at our end. So starting with pre-existing disease. So it means any condition, ailment or injury or related condition for which you have been signs or symptoms and or were diagnosed and is received medical advice, treatment within 48 months to prior to the first policy issued by the insurer. The maximum waiting period for such PED is 4 years. Pre-existing disease का मतलब है कि अगर आपने पॉलिसी ले रहे हैं उस समय आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, प्रपोजल फॉर्म भरते समय अगर आप किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपने पहले कोई सर्जरी कराई है या आपको कोई डायग्नोज हुआ है, आपको वो प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करना होगा। फिर जो कंपनी के अंडर राइटर है वो डिसाइड करेंगे आपको
पॉलिसी इशू की जाए या ना की जाए या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया जाए, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो प्री एक्सिस्टिंग डिजीज क्लॉज की कैटेगरी में आता है, जिसमें अगले 4 साल तक उससे संबंधित बीमारी या वो बीमारी कवर नहीं होगी। कुछ कंपनीज में ये 4 की जगह 3 साल की है, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है, जहां आप 3 या 4 साल में से 3 साल वाले में ज़्यादा फायदा होगा, वो पॉलिसी आप ले सकते हैं। इसे हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्लॉज कह सकते हैं। What does it mean? That if you are suffering from any disease, you are undergone a surgery or diagnosed with any other disease, in that particular case, you should mention it in the proposal form, and under that it will come under the category of pre-existing disease. What does it mean? That for the next 4 years you will not be covered for that particular illness which you have disclosed at the time of proposal stage. So my suggestion to you that you please disclose these type of diseases, because afterward it come to the knowledge your claim may be rejected. So you can always go for those company where this PED is of 3 years instead of 4 years. Waiting period in health insurance, depending on the product, waiting period of 1, 2, 3, 4 years apply for the diseases like cataract, hernia, calculus. 30 days initial waiting period from inception of the policy or cooling off period. This hour will not be applied for hospitalization due to accident. So in waiting period also, in all the fresh insurance, health insurance policy, you have the initial 30 days waiting period where you are not covered for anything. But the only exception is that if it is an accidental case, you are covered from the day one. Apart from 30 days in the initial waiting period for the fresh policy, there are other type of waiting period, that is disease specific waiting period. In health insurance companies product, you will find 1, 2, 3, 4 years the waiting period where you will not be covered for some specific illness. For example, like cataract, hernia, calculus. सभी इंश्योरेंस कंपनी में वेटिंग पीरियड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एजेंट आपको ये बताता ही नहीं है कि कौन सी बीमारियां कितने साल तक कवर नहीं होती हैं। तो आपको ये टर्म का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहली बार कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हैं, उस दृष्टि में शू के 30 दिन तक आप किसी बीमारी के लिए कवर नहीं होंगे। बस एक ही एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर एक्सीडेंटल केस होता है तो आप कवर किए जाओगे पहले दिन से ही। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल कुछ बीमारियों की लिस्ट होती है जो वो कवर नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर आपको मिलती हैं टर्म्स कंडीशन ऑफ द पॉलिसी में, प्रोस्पेक्टस में जल्दी नहीं पाई जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एजेंट से पूछिए और स्वयं भी देखें कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो वो कवर इन सालों में नहीं करते हैं, क्योंकि यहीं से मिस सेलिंग स्टार्ट होती है जब वो कहते हैं सब कुछ कवर है और कैशलेस है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना कि कौन कौन सी बीमारी कब कब कवर नहीं है। Then come co-payment in health insurance. So co-payment in health insurance means insurance refer to the percentage of the claim amount that has to be borne by the policyholder under health insurance policy. So if this provision is there in your health insurance, that is co-payment. What does it mean? We can take an example. Say for example, say there is a co-payment of 10%. So whenever the claim will come, say for example, 1 lakh rupees was the claim amount. Now in that it should be payable, but due to this condition of co-payment of 10%, it means that 10,000 you will pay from your pocket. So whenever the claim will come, you will pay 10% from your pocket. So it can be 5, 10, 15, 20%. So my suggestion to you is that don't go for those policies where the co-payment is there, because it can decrease your premium but will have a big hole in your pocket when it comes to payment. को-पेमेंट का मतलब है कि अगर ये आपकी बीमा पॉलिसी में टर्म्स कंडीशन के तहत शुरू से अगर निर्धारित है, जैसे कि 10% को-पेमेंट अगर आपकी पॉलिसी में है, इसका मतलब है जब भी क्लेम आएगा उसका 10% आप हमेशा अपनी जेब से पे करेंगे, बाकी आपका इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो मेरा सुझाव ये है कि आप उस टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ना लें जिसमें को-पेमेंट हो। को-पेमेंट ज़रूर आपका प्रीमियम कम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक आप देखेंगे कि आप हमेशा अपनी जेब से कुछ ना कुछ पे करेंगे जब भी क्लेम आएगा। नेक्स्ट इज फ्री लुक पीरियड। नाउ इन फ्री लुक पीरियड द इंश्योर्ड विल बी अलाउड अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी टू रिव्यू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी एंड टू रिटर्न द सेम इफ नॉट एक्सेप्टेबल। So in the initial 15 days when you take a first policy, you get a time to see the terms, condition, the benefits. If you feel that they are not the same benefit where your policy, the agent has told you, you can return back your policy under this free look period. Now that is important that it always start when you get the policy document physically, or it may be through the email, the copy comes to you. So that
Time start from there. Many times the agent will misguide you, that because generally the policy reach to you after say 15, 20, maybe 1 month, hard copies. So they simply say, sir, already the free look period has been over. So you should take care that where when it starts, and it's your provision under the IRDA guidelines. फ्री लुक पीरियड का मतलब है, अगर आपने पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और जब वो आपको प्राप्त होती है फिजिकली या ईमेल के थ्रू, आप उसमें पढ़िए कि क्या वही सारे बेनिफिट दिए गए जो आपको बताए गए थे। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है या उसमें लाभ उतना नहीं है, तो आप अपनी पॉलिसी वापस कर सकते हैं फ्री लुक पीरियड के अंदर, जो कि 15 दिन निर्धारित है जब वो पॉलिसी आपको मिलती है। टॉकिंग अबाउट कम्युलेटिव बोनस, now in cumulative bonus, the enhancement of sum insured in form of cumulative bonus varies from 5 to 50% every claim free year. So what does it mean? That say people ask that what is the benefit if they don't take a claim out of it. So it means that if you have not taken a claim, so after 1 year when the policy renewal comes, your sum insured will be enhanced by the same premium. So premium would be same, but your sum insured will be enhanced. It can enhance from 5 to 50% depending upon company to company products. So it's a good thing. कम्युनिटी बोनस का मतलब है कि अगर आपने पॉलिसी ली हेल्थ इंश्योरेंस की और आपने उसमें कोई क्लेम नहीं लिया, क्लेम ना लेने के कारण जब आप पॉलिसी रिन्यू कराएंगे दोबारा प्रीमियम देके, उस समय आपका उसी प्रीमियम पे 5 से 50% तक आपका सम इंश्योर्ड बढ़ सकता है, जिसे कम्युनिटी बोनस कहते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कुछ कंपनी 50% बढ़ा देती है, कुछ 5 या 10% बढ़ाती हैं। तो मेरा सुझाव आपके लिए है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करें, उसमें ये फैक्टर जरूर रखें कि कम्युलेटिव बोनस सबसे ज़्यादा किस कंपनी के पॉलिसी में है। So there is a provision that up to 50% of the sum insured can be enhanced, so you should go with those type of policies. So this is a daycare procedure or benefit. So in this you can see the different type of treatment like chemotherapy, cataract, tonsillectomy, radiation, lithotripsy, these type of word. What does it mean? See, there is a condition that to avail the benefit of health insurance policy, a person need to be admitted at least for 24 hours in the hospital, then only they get a claim under cashless or a reimbursement in health insurance. But the only exception to is daycare procedure, because due to medical advancement you need not to be there in the hospital for 24 hours. You can be admitted on the same day, discharge on the same day, and you can go home. Now these type of expenses come under the daycare procedure, so that is covered. So exception of 24 hours is removed in these type of daycare procedure. Now question arises that what should be the distinguishing feature? The feature says that some companies say they are covering up to 40 daycare procedure, some say 100. So there are companies who are covering more than 140 daycare procedure. So it's good you go for those company policy where the daycare procedure are more in number. डे केयर प्रोसीजर एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के कारण कोई ज़रूरी नहीं कि एक इंश्योर्ड पेशेंट को हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट होना पड़े, क्योंकि हमेशा ये कंडीशन रही है कि 24 घंटे अगर वो एडमिट रहता है तभी उसको क्लेम मिलेगा। तो डे केयर प्रोसीजर में उसको कोई ज़रूरत नहीं है 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की, वो उसी दिन एडमिट होगा, उसी दिन डिस्चार्ज होगा और वो लाभ प्राप्त कर सकता है, स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। इस प्रकार के प्रोविजन को डे केयर प्रोसीजर कहते हैं, जो कि सारी कंपनीज आजकल कवर करती हैं। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो कंपनी सबसे ज़्यादा कवर करती है नंबर ऑफ डे केयर प्रोसीजर लाइक मोर देन 140, आपको उस कंपनी की पॉलिसी को लेना चाहिए। Then this is also a very important provision which is called pre and post hospitalization in health insurance. Now in this I've seen that people don't take this pre and post hospitalization, although this is a part of all the health insurance policies. What does it mean? In pre and post hospitalization, say a person will not go straight away to a hospital to get admitted. They will go as a OPD treatment to some hospital. Hospital doctor will see there is a prescription fee. They will give you some diagnostic test to be undergone. The expenses are incurred. Then they will prescribe some medicine. You will purchase medicine. Again, the expenses are incurred. Now there is no relief. Now you go to some second hospital, third hospital, and ultimately the diagnosis comes and the hospital suggested you to be admitted. Now when you are admitted, under that your cashless and reimbursement will be given to you as per your health insurance policy. But the expenses of these three kinds is covered under pre-hospitalization expenses in all the health insurance policies. Even similar kind of expenses are also covered under post-hospitalization, that is doctor fee, medicine charges, and even the expenses of diagnostic tests.
Similarly, the post hospitalization expenses are covered. So these type of expenses are covered. We should claim with the health insurance policy. The only difference is that how many number of days it can cover. So generally there's 30 days for pre-hospitalization and post-hospitalization is 60 days. So within this time period, whatever bills you are having, reports you are having, please submit to your health insurance company and you will get a claim in form of reimbursement in that case. So we should avail it. प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज में जो भी बीमारियां जिसके लिए आप एडमिट हुए थे उसी से संबंधित प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन में डॉक्टर की फ़ी, डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक्सपेंसेस और मेडिसिन के एक्सपेंसेस, उसी बीमारी से संबंधित अगर पहले आपने कहीं दिखाया है उसके बिल इकट्ठी कीजिए। इसी तरीके से डिस्चार्ज होने के बाद भी होता है जो कि अमूमन 60 डेज़ होता है, वो कलेक्ट कीजिए, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए, आपको वो लाभ मिलेगा और आपको वो पैसे वापस मिलेंगे। The only condition is that all the three pre, post and hospitalization, that disease or illness should be interconnected, right? So what is the distinction factor? Distinction factor says that you should go with those policy where the pre and post hospitalization number of days are more in number. आपको मुख्य बिंदु अपने दिमाग में ये रखना होगा जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं कि प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन नंबर ऑफ डेज सबसे ज़्यादा अगर कोई दे रहा है किसी हेल्थ प्लान में तो आपको वो प्लान लेना चाहिए जिससे आपका लाभ का दायरा बढ़ जाता है। Other benefit like maternity cover generally not offered in retail health insurance product, but few insurance company now offer this with varying waiting period or condition. Now in this जनरली मैटरनिटी कवर नहीं किया जाता सभी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे मैटरनिटी कवर दिया जाता है बट उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, तो नीड के अनुसार हम इसे लिया जा सकता है। रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, इट मीन्स आफ्टर पेमेंट ऑफ क्लेम द सम इंश्योर्ड कैन बी रीइंस्टेटेड टू ओरिजिनल सम इंश्योर्ड बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम. This is also a very good feature because previously whenever the sum insured is exhausted within the say 1 year, then you have to wait for the next year so that it get after paying the premium again the sum insured comes. Then the provision came that by paying an extra premium within a time period you can reinstate your sum insured like you have a top up cover in telecom industry. But now we have a lot of policies where they simply says that if the sum insured is exhausted, that will be restored without paying a single premium in between that policy period. So that is a good thing. You should avail those policies where the maximum reinstatement is covered. We have some plans where even the 100% restore benefit is available. रीस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड का मतलब अगर आपका 1 साल के अंदर पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो पहले आपको वेट करना पड़ता था रिन्यूअल के टाइम तक, तब आप पॉलिसी का प्रीमियम पे करते थे, आपका फिर से सम इंश्योर्ड बढ़ता था। उसके बाद प्रोविजन आया कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप रीस्टेटमेंट करा सकते हैं, सम इंश्योर्ड फिर से बढ़ा सकते हैं पॉलिसी की टाइम पीरियड के बीच में। लेकिन आजकल इतनी सारी पॉलिसीज़ आ रखी हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक 100% आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है, कुछ में कम भी है, तो आप वो पॉलिसी ले सकते हैं जहाँ पे आपका 100% रीस्टोर हो जाता है आपका सम इंश्योर्ड विदाउट पेइंग एनी सिंगल प्रीमियम। Then coming to the coverage for Ayush treatment, generally initially Ayush treatment were under exclusion, but now we have come across a policy where a certain percentage of hospitalization expenses are covered by few insurers. So we can also have this feature where it may be partially covered by health insurance plan. You should go for those health insurance plan. आयुष का ट्रीटमेंट ज़्यादातर एक्सक्लूशन में आते थे, लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रतिशत सम इंश्योर्ड का कंपनीज कवर करती हैं। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें तो आप ये भी एक फीचर उसमें ऐड कर सकते हैं कि जिस कंपनी में आयुष ट्रीटमेंट कवर करते हैं, चाहे पार्शली कवर करते हैं, आप उनको लिया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट ओपीडी ट्रीटमेंट, few insurance company now offer limited cover for OPD expenses under some high-end product, but premium is high. So OPD is generally under exclusion, but you can cover indirectly through pre and post hospitalization. But if you go straight away to claim the OPD, it's under exclusion. But we have come across some health insurance plan where it is covered. But the only thing is the premium is very, very high. OPD कवर मुख्यतः कोई कंपनी कवर नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लान हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि इस टाइप के कवरेज दिए जाते हैं, लेकिन उनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन OPD एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट वे में आप प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के तहत कवर कर सकते हैं। दूसरा आता है हॉस्पिटल कैश, फिक्स लमसम पेमेंट फॉर ईच डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, नॉर्मली ग्रांटेड फॉर 7 days with deductible of 2 and 3 days. So in health insurance policy, this type of feature you will also find in many policies where you get a daily cash up to a specified
period, say in this example is 7 days, in which first 2 days if you are in hospital they will not cover, but from the third day onwards for the 7 days they will give you a fixed sum insured, rather I should say a cash, say maybe 500 700 rupees. So this provision also in your health insurance policies, so you can also see that this type of provision is there or not. सो प्रतिदिन हॉस्पिटल कैश का भी प्रावधान आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में होता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या ये प्रकार का प्रोविजन आपको दिया गया है उस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में। तो प्रतिदिन वो आपको कुछ कैश बेनिफिट देते हैं जो कि लिमिट रहती है नंबर ऑफ डेज की। देन कम द डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड फॉर मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एज पर द टर्म्स कंडीशन डिफाइंड इन द पॉलिसी। सो इवन द पर्सन हु इज डोनेटिंग द ऑर्गन, देयर एक्सपेंसेस आर आल्सो कवर्ड इन योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कोई अंग दान कर रहा है तो उसके एक्सपेंसेस भी मेडिकल के आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किए जा सकते हैं। देन कम एम्बुलेंस चार्जेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड आर रीइंबर्स्ड टू अ सर्टेन लिमिट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक अमाउंट निर्धारित की जाती है, वो आपको देखनी होगी क्या कोई लिमिट है। जहाँ पे आपकी लिमिट ज़्यादा दी जाती है तो आपको वो वाली पॉलिसी लेनी चाहिए। Then we have shared accommodation. If a policy holder takes shared accommodation in hospital, then insurance company pay daily cash benefit up to a specified limit. Now in this, the important thing is that if you take a shared accommodation, it means that there are at least 2 beds in that particular room, AC room one. If you get yourself admitted in that hospital, the insurance company is going to pay you a daily cash benefit. Now question arises, many people ask why this benefit has been given to you. The answer to this query is that if you take an exclusive deluxe type of a room, in that room accordingly the charges will also be high of a doctor, nursing, so different procedure they adopt, that will be high. So if a person is taking a shared accommodation, they are motivating you to have this type of accommodation so that you take a daily cash. This is an incentive they are giving you. Why so? Because in totality if you see the insurance company expenses in a deluxe type of a room, exclusive private room, the expenses for the same illness can go up to 1 lakh, but if it come to a shared accommodation it may be 60 or 70,000 rupees only. So this is a difference. So in that form they are motivating you to have a shared accommodation. This is also there in all the policies where you can avail this type of benefit also. So in free health checkups, many policy provide for reimbursement of the cost of health checkups at the end of 4 continuous claim free year period, normally capped at 1% of sum insured. These days covered every year too for higher sum insured plan. For example, every 2 years for 5 lakh plan and every 10 lakh plan. What does it mean? Say free health checkups they also give to those people who have a claim free year. So can be a limit that 1% of sum insured you can have. There can be a limit that if you have a higher sum insured, then you can avail these free health checkups, right? So we can say that सभी कंपनियों में फ्री हेल्थ चेकअप का प्रावधान है। उसमें वो अगर क्लेम फ्री ईयर रहता है तो कुछ समय के बाद ये आपकी पॉलिसी पे निर्धारित करता है, उसके टर्म्स कंडीशन पे, उसके सम इंश्योर्ड पे, कि अगर आपने प्लान लिया हुआ है तो वो हर साल या हर 2 साल बाद कुछ प्रतिशत सम इंश्योर्ड का, जैसे कि उदाहरण में दिया 1% और सम इंश्योर्ड, वो लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, वो आपका उसमें कवर्ड रहेगा। Grace period for renewal, as per the IRDAI guidelines, IRDAI is our regulator, 30 days grace period is allowed for renewal of individual health insurance policies. All continuity benefit are maintained if the policy is renewed within 30 days from expiry of the policy. Claim if any during the break period will not be considered. सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एक दिन निर्धारित होता है जब आपको 1 साल बाद अपना प्रीमियम देना होता है ताकि पॉलिसी रिन्यू हो सके। अगर आप किसी कारणवश अगर पॉलिसी रिन्यू नहीं करा पाते हैं तो आपको 30 दिन मिलते हैं, 30 दिन की समय अवधि होती है जिसमें हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। उस 30 दिन में भी अगर आप पे कर देते हैं तो सभी कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ आपकी पॉलिसी कंटिन्यू मानी जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर उस 30 दिन के दौरान ग्रेस पीरियड में क्लेम आता है तो आपकी कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है क्योंकि टेक्निकली आपकी पॉलिसी लैप्स्ड है। Then come a very innovative benefit we can see that today in the guidelines IRDA said that you should give a wellness benefit to your customer also, that have already started. So in this stay active benefit we can take an example, you get up to a 8% discount in policy renewal just by walking up a daily average step target on your mobile app of a health insurance policy. Example, like if you
daily average you cover 5,001 to 8,000 step, you get 2% discount in your renewal premium. If it is more than 8 up to 10,000, 5%. And if it is as an average quarterly you maintain every day, that is 10,000 steps, you get a 8% discount in the say renewal premium. So this is a very good benefit where you are also happy that your company is doing a lot for you. But if you are active, you are physically active, then the claim will also not come. This is a benefit of insurance company. So there is a brand loyalty also that is involved in it. So in stay active benefit, कंपनी आपको हेल्दी रहने का इंसेंटिव देती है. इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं आजकल इंश्योरेंस कंपनियां मोबाइल ऐप होता है, उसमें अपनी कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें एक पीडोमीटर रहता है. आप जितना चलते हैं वो नोट करता है, वो कंपनी के भी रिपोजिटरी में जाता है. तो जितना आप चलते हैं उस हिसाब से स्टेप्स के बराबर आपको डिस्काउंट दिया जाता है. इस प्रकार से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं. In emergency, air ambulance are also covered, but that is covered under high-end products with higher sum insured. इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस भी आजकल कवर होती है क्योंकि आजकल इतना ट्रैफिक होने के कारण इस प्रकार का एक नया मार्केट उभरा है, लेकिन इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं जो कि कवर किए जा सकते हैं. Cover or high deductible insurance plan. Key reason for introduction seem to be lack of higher sum insured. Complement a basic health insurance cover for low sum insured. Comes at a comparatively reasonable premium. Available individual basis, family floater basis. To be eligible to receive the sum insured under the policy, the medical cost must be greater than the deductible level chosen by the insured in the plan, and the cashless reimbursement under this plan would be amount of expenses incurred that is greater than deductible. Most standard terms condition exclusions of hospital indemnity plan apply to this product. With this plan, policyholder can be covered with higher sum insured with less premium. ये एक ऐसा प्रावधान है जहाँ पे आप फुल सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, एडिक्वेट सम इंश्योर्ड ले सकते हैं. अगर आपको कोई कहता है कि आपका सम इंश्योर्ड कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन उसी हिसाब से प्रीमियम भी ज़्यादा होता है. इस प्रकार के प्रावधान में आप दो टाइप की पॉलिसी ले सकते हैं. एक बेसिक पॉलिसी जैसे कि आपने 3 लाख का कवर लिया, और आप डिडक्टेबल प्लान ले सकते हैं उसी कंपनी से या दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से इसी नाम से जो कि 7 लाख का होगा. तो टेक्निकली आप 10 लाख के लिए कवर है, लेकिन इस दृष्टि से आपका प्रीमियम कम होगा इस वाली प्रोविजन में, क्योंकि जब भी क्लेम आएगा तो ए टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट विल कम इनटू पिक्चर, वो पे करेगा. अगर वो एक्सीड करता है तो बी टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो 7 लाख का है वो कवर होता है. इसलिए जो डिडक्टेबल प्लान है इसका प्रीमियम बहुत कम होता है. So you can see that we have a disease specific plan, like we have a dengue cover where just 1 lakh cover can be purchased with 578 rupees. Then we have cancer insurance plan also. We have a plan we called energy. We have a different diabetic plan also. So we have these type of disease specific plan. We have corona policy also. So जैसे कि आप देख सकते हैं डिजीज के अकॉर्डिंग भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध हैं. अगर कोई डायबिटिक है तो वो डायबिटिक प्लान ले सकता है. अपने कैंसर होने पे ये प्लान नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप पहले आप कैंसर से बचने के लिए प्लान ले सकते हैं, डेंगू से बचने के लिए प्लान ले सकते हैं. सो these are the two policies which are very popular, Corona Kavach and Corona Rakshak policy. You can see that they are very very popular these days. If we talk about the difference between Corona Kavach and Corona Rakshak, so Corona Kavach is basically an indemnity based plan and Corona Rakshak is a benefit based plan. Corona Kavach active only after 24 hours of hospitalization. In Corona Rakshak, it is active only after 72 hours of hospitalization. In Corona Kavach, it can be issued under individual and family floater, but in Rakshak, it's individual basis only. In Corona Kavach, it covers the hospitalization expenses and cover actual medical expenses only. But in Corona Rakshak, you get a full sum insured is given after 72 hours of diagnosis of COVID-19. In Corona Kavach, sum insured ranges from 50,000 to 5 lakh rupees, but sum insured in Corona Rakshak ranges from 50,000 to 2.5 lakhs only. In Corona Kavach, add-on cover you can have in which hospital daily cash of 0.5% of sum insured up to 15 days will be given to every insured member. No such add-on cover is available in Corona Rakshak. It is mandatory for all the insurance to have Corona Kavach, but it's optional for Corona Rakshak. अगर आप ये दोनों पॉलिसी देखेंगे तो कोरोना कवच में इंडेमनिटी बेस्ड प्लान है. इसका मतलब है जितना खर्चे कोविड से रिलेटेड आपके आएंगे वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उतना ही पे करेगी, उससे ज़्यादा नहीं पे करेगी. कोरोना रक्षक एक बेनिफिट बेस्ड प्लान है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जैसी कोरोना होगा तो उसमें 72 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फुल सम इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा.
कोरोना कवच इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर के रूप में खरीदा जा सकता है, लेकिन कोरोना रक्षक इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड बेसिस पे होता है, प्रति मेंबर का अलग सम इंश्योर्ड होगा। इन कोरोना कवच हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं, उसमें फुल सम इंश्योर्ड दिया जाता है कोरोना रक्षक में। सम इंश्योर्ड की बात करें तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक कोरोना कवच के अंदर आप पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना रक्षक में यही सम इंश्योर्ड 50,000 से 2.5 लाख सम इंश्योर्ड या बीमित राशि तक ही उपलब्ध है। आप एड ऑन कवर ले सकते हैं कोरोना कवच में, लेकिन कोरोना रक्षक में वो अवेलेबल नहीं है। सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी कोरोना कवच वो लोग पॉलिसी को जारी करें, और ऑप्शनल है कोरोना रक्षक सभी कंपनीज के लिए। If you see the premium rates, so it's come under three variant, that is for issued for 3.5 months, 6.5, 9.5. It depend upon you in which you are comfortable with. So this is an example I have taken from policybazaar.com, where with a small premium you can cover under the Corona Kavach and Corona Rakshak. आप देख सकते हैं कि प्रीमियम रेट कितना कम है कोरोना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का। ये मुख्यतः 3 वेरिएंट में आता है, जिसमें 3.5 महीने की, 6.5, 9.5 महीने की पॉलिसी होती है, जिससे आप कंपनी से खरीद सकते हैं। हमने उदाहरण 30 साल के व्यक्ति का लिया जो 2.5 लाख का सम इंश्योर्ड लेना चाहता है, तो अगर वो पॉलिसी लेता है, आप देख सकते हैं 9.5 महीने का 871 रुपये में वो प्लान खरीद सकता है। और कोरोना रक्षक की बात करें तो 9.5 महीने का प्लान वो 512 से लेकर 1635 तक वो खरीद सकता है। Current corona health insurance scenario, you can see that this come under 3 variant, 3.5, 6.5, 9.5 months, and 85% of the people are buying 9.5 month policy. In Corona Kavach, 5 lakh sum insured is the most preferred plan. Corona Kavach and Corona Rakshak cannot be withdrawn until 31st March 2021 unless IRD allows it. Within 20 days of its launch, from 10 July up to 31st July, as many as 4.50 lakh individuals were covered by Corona Kavach policy. Around 85% of the customers are purchasing Corona Kavach indemnity plan and 15% are opting for Corona Rakshak. जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस समय कोरोना कवच पॉलिसी, जो 85% लोग इसे खरीद रहे हैं, 15% कोरोना रक्षक। सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है 5 लाख का सम इंश्योर्ड प्लान कोरोना कवच में, और IRD के अंतर्गत 31 मार्च तक आप ये प्लान विड्रॉ नहीं कर सकते मार्केट से। इतनी पॉपुलर पॉलिसी है कि 20 दिन के अंदर लॉन्च होने के 4.5 लाख लोग कोरोना कवच पॉलिसी खरीद चुके थे। करंट हेल्थ इंश्योरेंस सिनेरियो एज ऑन September 30, a total of 2,38,160,000 COVID-19 health claim have been filed. Of this, 1,48,298 claim worth 1,430 crore rupee has been settled. The average claim amount come to be 1,60,000. But if they are admitted in a ICU serious condition is there, then in that case the average come out to be 6-8 lakhs per claim per person. In July 2020, the health insurance segment has become first in general insurance segment, surpassing motor insurance for the first time. In July 2020, the health insurance have a share of 32.7% total premium collection as compared to motor insurance business, that is 30.3 in July 2020. Premium collection of health insurance grew by 40% in July 2020, and non-COVID claims were very less in April, May and June, but in July there is an increase of 64% in reporting of claim as compared to last 3 months. जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे क्लेम आ रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी उनको पे भी कर रही है, जिसमें 1430 करोड़ रुपए वो लोग दे भी चुके हैं। एवरेज क्लेम अमाउंट 1,60,000 रुपये आती है। अगर वो ICU में एडमिट होता है, सीरियस कंडीशन है, तो उस केस में पर क्लेम 6 से 8 लाख रुपये भी आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब हेल्थ इंश्योरेंस ने मोटर इंश्योरेंस के बिजनेस को प्रीमियम कलेक्शन में पछाड़ दिया है, जिसमें इस समय प्रतिशत 32.7 है हेल्थ इंश्योरेंस का, और मोटर का 30.3 रह गया है। ग्रोथ देखें तो जुलाई में 40% ग्रोथ थी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस में, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। तो इसमें जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। इफ़ यू सी द रीसेंट चेंजेस इन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, there is a massive shift toward digitalization, because during lockdown people were at home, they need health insurance and they were going digitally. Uncertainties regarding treatment expenses and duration of corona pandemic, there is an uncertainty when it will go, when the vaccine will come. Insurers allow customer to pay health insurance premium installment. That is very good initiative taken by IRDA, that even with the adequate sum insured, if premium is higher, so you have an option of paying in installment also, even monthly, quarterly, half yearly you can pay. Clear change in customer mindset, changing from traditionally push product to pull one. So
previously, like the agents, the sales people used to go to push the product. Now due to this pandemic, people have realized, they are aware, now it's a pull product, so people are going to the insurance company or agent that they want to purchase this product. IRDA has directed insurance company to process COVID-19 related claims within 2 hours of claim request. Relaxation in grace period for premium payment because there was some problem in the financial condition of the masses. 30 to 40% अपटेक इन हेल्थ इंश्योरेंस अडॉप्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये पुश की जगह पुल प्रोडक्ट हो गया है, लोग खुद जागरूक हो गए और जाके पॉलिसीज खरीद रहे हैं। आईआरडी ने कहा है कि कोविड-19 से रिलेटेड क्लेम आते हैं तो उनको 2 घंटे में आप उसका निपटारा कीजिए, क्योंकि शुरुआत में ये लोग इंश्योरेंस कंपनी जल्दी से इसका क्लेम पे नहीं कर पा रही थी समय अवधि में। ग्रेस पीरियड भी बढ़ाया गया लॉकडाउन के दौरान। इंस्टॉलमेंट में आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ऑल्सो। और डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा लोग झुके हैं। Recent changes turbocharge online sales, increasing reliance on the internet for buying insurance. Standardization of definition for some terms like pre-existing disease, standardization of exclusion across all the health insurance products, telemedicine expenses under insurance cover from 1st October 2020. IRDAI has issued guidelines on wellness and preventive features offered in the health insurance policy. Moreover, the IRDAI has also allowed insurance to cover modern form of treatment such as stem cell therapy, cyber knife. Now, after lockdown, IRDAI has approved 131 products. जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही 131 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आए। ये ग्रोथ बता सकता है ये आंकड़ा। ऑनलाइन सेल्स बढ़ी है। IRDAI ने 1 अक्टूबर 2020 से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेफिनेशन जैसे प्री एक्सिस्टिंग डिजीज की एक्सक्लूजन भी स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं। टेलीमेडिसिन एक्सपेंसेस भी कवर्ड होने लग गए हैं। वेलनेस और प्रिवेंटिव फीचर को गाइडलाइंस आ गया है, तो आप देखेंगे आने वाले समय सभी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और आपको इंसेंटिव दे रही हैं हेल्थी रहने के लिए। और कई टाइप के मॉडर्न ट्रीटमेंट को भी कवर किया गया है। तो एग्जाम्पल कुछ हैं, सेल थेरेपी, साइबर नाइफ, इवन एल्जाइमर डिजीज और इवन जेनेटिक डिसऑर्डर्स और इवन मेंटल इलनेस टाइप के भी कवर अवेलेबल है। इफ यू सी द स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज, health insurance penetration you can see is less than 5% in India. And you know that population is growing, it's more than 135 crores. So we have an untapped market to serve. So everybody can enter and can contribute in this growth. Increasing awareness toward health insurance that have already started. You have seen the data. Inflation in healthcare industry is so big that out of pocket expenses are more than 60%. So we need to finance our health. That can be through health insurance. More innovative health insurance products have come. Growth in health insurance is there. You can see in July it's more than 40%, and the policy for masses like Ayushman Bharat, their target is to cover 50 crore people. So to serve so big people, so the insurance company, the government of India need the professional who knows about the domain of health insurance. So there is a scope in that. तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन 5% से कम है देश में। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए सभी के लिए अपार संभावनाएं हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम उसका एक व्यवस्था कर सकें जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा होती है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इस हेल्थ इंश्योरेंस में, और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स हैं जहाँ पे 50 करोड़ लोगों को दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उसके लिए भी लोग चाहिए जो इस फील्ड के बारे में जानते हैं। द वे फॉरवर्ड, इनोवेटिवली डिजाइन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज द नीड ऑफ द आवर. Growing acknowledgement of the need to simplify product documentation easy to understand, then emergence of a complete digital ecosystem for claim processing and policy management, emergence of user-centric digital distribution channel, online selling, increased health insurance penetration. अगर हम भविष्य की बात करें तो हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत सिंपल हो समझने में, क्लेम्स में, अंडर राइटिंग में बहुत फास्ट सेटलमेंट हो, जिसमें वो आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है और ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए जो इनोवेटिव हो, एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और आगे और सुदृढ़ होगा जिसमें क्लेम प्रोसेसिंग और पॉलिसी मैनेजमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर रही हैं। डिजिटलाइजेशन के तरफ ये शिफ्ट हो रहा है और यूजर सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो ये बहुत सारे काम अभी हो रहे हैं और आगे आप देखेंगे इसमें बहुत सुधार होगा। तो बहुत सारे, मैं सब फिर कहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, बीमा क्षेत्र से, मुख्यतः स्वास्थ्य बीमा से, तो उसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं आपके लिए जिससे आप जुड़ सकते हैं और इसमें भागीदारी कर सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट करियर प्रॉस्पेक्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस,
Now, this is very important for each one of us to know that there are a lot of career opportunities available in health insurance industry. If we talk about business analyst and underwriting, what do the underwriter do? Underwriter is a person, there is a underwriting department in all the insurance company. So we have in health insurance also. After the proposal form you submit, the medical document also goes. So they analyze the risk, they classify the risk, and they decide whether to accept, reject, put loading some extra premium. So this is underwriter. So there is a department in all the health insurance companies. So they need the people like you who can be specialized in domain. Likewise, in business analyst profile also. So in IT companies, there are IT companies having a project internationally. They are working into health insurance. So they need the domain specific people, right? So if you're having a good domain knowledge, you can be a business analyst on those big multinational companies who are into IT sector. Then we have claims department and marketing. Marketing is not about only door to door, it's about corporate marketing also. So in marketing, if you do a good job in that, the salary can increase in multiple, not in percentage. We have claims department. So whenever the claim comes, there is a department who take care of documentation, the process involved cashless reimbursement. So there also a lot of job opportunities are there. So we have claims department in all the health insurance company, and even in all the types of general insurance policies and life also we have claims department. So we can have a huge potential in this department also, but we need some domain knowledge for it. Then we have web aggregator and broker. So web aggregator, there are many web aggregators through online platform. You can differentiate the products, you can purchase, you are informed customer, awareness is there. So in that also, they need people to give the service behind the computers. So they need you. Talking about brokers, so they are working for the client, they get a brokerage. So the big brokers are there giving a good salary package where you can have an opportunity to work with many people, many insurance company at a time. So there also job opportunities are there. Then we have a third party administrator. So we have 23 third party administrator working in India. So this is a company which is basically into providing the healthcare services to the health insurance policy holder. So they are mainly into cashless reimbursement, networking hospital. So they also need people. Lot of workforce is required because many companies are working with these TPA. Product development also you are very much required in that. So in product development, there's a team which sit together. So you are having a very good domain. Concepts are clear. Terms you know the market, you know the product differentiation. In that case, the innovation can come, and you can have seen that 131 say the products were launched during the lockdown period itself. So that's a work of a product development. So you can be asset to an organization under this category also. Then we have claim investigation team. So there is a mis-selling also. There are some frauds also. To catch those frauds, they need a claim investigator. So there also there is a job opportunities available where you go to the site, you go to hospital, you go to customer, and you collect the documents and you do some investigation, and in which you give the say the documents for the processing, and this is how the claim is settled. You can be asset to your organization because if you save the many crores rupees which goes into the fraudulent things, uh, you will get a say a very good growth in that. Then last but not the least, it's an insurance agent. So insurance agents are the main workforce in India. So still people believe on insurance agent. If you are a say ethical practices you are having, you give a need based selling. You are giving a product which is not your need as a commission, it's a need of a customer. You are there after a sales services when the claim arises, you are there. So they need these type of people. So if you are working like this, you apart from getting a commission, you get a referrals also, and there can be unlimited growth in terms of earning also. So we have opportunity in insurance agent also. सो आप देख सकते हैं बहुत सारी अपार संभावनाएं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जहाँ पे इस प्रकार के बहुत सारे आपको व्यवसाय हैं, डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और इस ग्रोथ की भागीदारी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अपार संभावना है। तो आप कभी भी चाहें तो हेल्थ इंश्योरेंस के, लेकिन उसके लिए आपके मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तरह की सोशल सर्विस है जहाँ आप लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, तो आपको नीड बेस्ड सेलिंग करनी चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ उन लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लिटरेसी बहुत कम है भारत में, मिस सेलिंग ज़्यादा है, पेनिट्रेशन भी कम है। तो आप लोग सभी इसमें भागीदारी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम सर।